बेटा आज हम एक संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण किसे कहते हैं? कोई महान साहित्यकार है ना, वो जो जीवन में उसकी घटनाएं जो घटती हैं उनको वो शब्दों के द्वारा पिरोता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो आलोपी भी एक प्रकार का संस्मरण है जो कि महादेवी वर्मा के अनुसार है। तो महादेवी वर्मा का पहले हम परिचय पढ़ देते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1960 ईस्वी में फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। मतलब उनका घराना, उनके जो परिवार था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। आपने 1933 में संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की। किसने की? महादेवी वर्मा ने। और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल भी नियुक्त हो गई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी। विदुषी मतलब विद्वान थी। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम माता से ही प्राप्त हो, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो भी विद्वान थी। उन्होंने तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं के बारे में पढ़ रखा था, तो उन्हें बचपन से ही इनका ज्ञान उनकी माता ने दे दिया था। छायावादी काव्य धारा के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। अर्थात छायावादी काव्य धारा के लेखक या साहित्यकार हैं। आपने प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में लिखी थी, किंतु शीघ्र ही मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर आपने भी खड़ी बोली को ही अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। यद्यपि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता ही है, किंतु आपका गद्य लेखन पर भी पूरा अधिकार है। अर्थात कविताएं भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, संस्मरण भी लिखते हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर भी श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंधों का संग्रह है और अनेक कविता संग्रह भी इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांत्वकी। तो अभी हमने देखा कि इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, रेखाचित्र भी लिखे हैं और निबंध भी हैं और कविता संग्रह भी है। महादेवी सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति जागरूक रही हैं। उनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के साधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उनकी विशेषता है। मानवीय सहानुभूति और संवेगों की गहनता का चित्र अंकित करने में उनका कोई सानी नहीं है। अर्थात उन जैसा महान विद्वान या लेखक कोई भी नहीं है, उनके समान कोई भी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय। ये पाठ आलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष आलोपी का संस्मरण है। ये महादेवी वर्मा के जीवन में एक आलोपी देवी द्वारा आलोपी देवी जी ने ही के ही प्यार से या उनके प्रताप से आलोपी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी आलोपी ही पड़ा। वो नेत्रहीन पुरुष था, उसकी याद में ही ये संस्मरण लिखा गया है। यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी दीन अर्थात गरीब पिता काची की मृत्यु ने आलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया था। वे पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा, अर्थात जीवन की कठिनाइयों में से अपने आप को निजात पाना या उनसे दूर करना या कमजोरियों को दूर करने में कार्य करने लगा। अंधता की अवहेलना कर मनोयोग पूर्वक जीवन करते हुए की राह पर बढ़ ही रहा था कि पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर्ग को ढहा दिया। उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन पत्नी बहुत चतुर थी और उन्होंने उनका सारा सामान लेकर चली गई थी। विष आलोपी असमय ही मृत्यु की खो में समा गया। नियति के व्यंग से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले आलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ ये संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है कि आत्मा कितनी निर्मल है।
आत्मा को कोई छल नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता। इस बात का परिचय संस्मरण देता है। अब हम पढ़ते हैं मूल पाठ। अंधे आलोपी की घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का भी एक परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। हम जानते हैं कि हर वस्तु का छोटे से छोटा भाग अणु कहलाता है, अणु से भी छोटा भाग होता है परमाणु। तो कह रहे हैं जो आलोपी है वो अंधा है और उसका जीवन भी दुखों कष्टों से भरा हुआ है। तो कहते हैं उसका इस जीवन में उपयोग है या नहीं, ये कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की कड़ी सी लगती है, अर्थात लेखिका को उसका पूरा जीवन ही दुखों भरा गीत लगता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी आगे की कहानी। जब लेखिका पहली बार आलोपी से मिली थी, मैंने उसे कब देखा, ये कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुण है। करुण मतलब दुखों से भरी हुई है। वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। वैशाख का महीना था और गर्मी बहुत तेज थी और इतनी गर्मी पड़ रही थी कि जो सारा संसार उसमें झुलस रहा था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। लेखिका कहती कि मेरा घर छोटा सा था, लेकिन वो भी गर्मी से बहुत ज्यादा गर्म हो गया था क्योंकि तेज धूप पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जिस तरह से कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए आवा या चूल्हा जलाता है, उसी तरह से मेरा घर भी गर्मी के कारण गर्म हो रहा था और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भ्रांति उत्पन्न करता था। दरवाजे कभी खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आधुनिक कारखाने में तेज आवाज आती है, उसी तरह से दरवाजे और खिड़कियों का खोलना और बंद होना भी कोलाहल या शोरगुल का कारण बन रहा था। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी। वो कह रही जिस तरह से बाहर गर्मी पड़ रही थी, मेरे कमरे में गर्मी पड़ रही थी, उसी तरह से मैं भी एक गर्मी वाला कार्य कर रही थी। क्या था गर्मी का कारण? वो कह रही है कि उत्तर पुस्तिकाओं में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। वो क्या कर रही थी कि कॉपियां चेक कर रही थी जिसमें कुछ बच्चे ज्ञानी थे, मतलब कुछ अच्छे उत्तर दे रहे थे, कुछ अज्ञानी अर्थात उनका उत्तर सही नहीं था। मैं सही और गलत के उत्तरों को देख कर उनके नंबर या उनका मूल्य निश्चित कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं। जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे हैं। वो कह रहे हैं चाहे बर्फ हो या खस के जो हम उपकरण लगाते हैं वो हो, चाहे बिजली का पंखा हो, वो भी हमें ठंडक प्रदान नहीं कर सकते। तो इस गर्मी में हम अपनी बुद्धि का पिघलना कैसे रोक सकते हैं? और दूसरों की हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं कि दूसरे बच्चों को कितना ज्ञान है। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्यान्यपराधी हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं अभी गर्मी के कारण मेरा मस्तिष्क भी ठीक स्थिति में नहीं था, तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी को सही या गलत नंबर पूरी ताकत से या पूरे ध्यान से दे रही, क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी कि कॉपी जांचना भी मुश्किल था। तीसरा प्रहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बड़ा चला आ रहा था और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। वो कह रहे हैं अब धीरे धीरे धूप भी थके यात्री के समान कम होती जा रही थी, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कॉपी चेक करने में या कॉपियों को देखने में मगन थे। दौड़ने की प्रतियोगिता मतलब मैं हर पृष्ठ को या हर शब्द को ध्यान से देख रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाहट का पुट मिला देता है। वो कह रहे जब मैं इतने मगन होकर कॉपी चेक कर रही थी, उस समय यदि कोई व्यक्ति आ जाए
तो हमें तिलमिलाहट होती है, गुस्सा आता है। और उस पर यदि आगंतुक के कट स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल जाए तब तो कहना ही क्या। लेकिन जब उसकी आवाज हमें ऐसा लगे कोई भिखारी हमें, हमारी तंद्रा को या हमारे कार्य को रुकावट दे रहा है, तो हमें उस समय उसका स्वर बहुत ही बुरा महसूस होता है। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उन्मुख होने का सुख भोग रहे हैं। लेखिका के नौकर चाकर भी थे, लेकिन सब गर्मी के मारे अपनी अपनी कोठरियों में, अपने अपने कमरे में और अंधकार करके आराम से उल्लू के समान सुख भोग रहे थे, अर्थात सो रहे थे। सोचा न उठो, कहते लेखिका ने एक बार सोचा जो आवाज आ रही है उस आवाज की अवहेलना करूं या उस पर ध्यान न दूं। पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। वो कहते हैं मुझे उस समय गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि जो व्यक्ति असमय आया है, कि मुझे कार्य करते समय तंग कर रहा है, तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन लेखिका के संस्कार ऐसे थे कि भिखारी के आने पर उनको भीख देना या उनकी आवाज को अवहेलना करना ये संभव नहीं था। बचपन से बड़े होने तक माँ ना जाने कितनी व्याख्याओं उप व्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही है कि उनकी माँ ने बचपन से ही उन्हें ज्ञान दिया है कि इन्हें कभी हर प्रकार से, हर कहानी कह के, कथा कह के, दोहे कहकर उन्हें इस बात को समझाती रही हैं कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती कि जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर पर आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है। उनकी वाणी क्या शिक्षा दी थी कि हमारी शिष्टता या हमारी सभ्यता या हमारी उच्च आदर्श की परीक्षा तभी होती है कि जब कोई बड़ा अतिथि आए हम उसका स्वागत सत्कार करें, लेकिन जब कोई भिखारी आए तो हम उस पर दया ना करें या उसके सुनी को अनसुनी कर दें। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुकी हूँ तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा है। वो कह रहे माँ के जीवन काल में कई सारे अवसर आए होंगे जब माँ मुझे ज्ञान देती थी, लेकिन मैं उन बातों का ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब मैं चूंकि बचपन से गुजर चुकी हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे पता चल चुका है कि माँ की सारी बातें, छोटी छोटी बात, उनकी कथनी, उनकी व्याख्याएं सब याद आने लगी है। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का भी ध्यान था। निरुपाय उठना पड़ा। वो कह रहे इच्छा ना होते हुए भी, निरुपाय अर्थात इच्छा ना होते हुए भी मुझे उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दर्द नीम ही सी छाया यातना करने चल पड़ी थी। उस भिखारी ने, उस व्यक्ति ने कई बार पुकारा। जब उसने देखा कि कोई आवाज नहीं आ रही है तो वो धीरे धीरे नीम की छाया से ही याचना करने या धीरे धीरे चलने लगे। ए ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वह लौटी, जब लेखिका द्वार पर पहुंची तब तक वो भिखारी नीम की छाया से धीरे धीरे चलने लगा था। लेकिन लेखिका ने ए ओ, क्योंकि उसका नाम नहीं जानती थी, उसका परिचय नहीं जानती थी, इसीलिए उन्होंने ए ओ का आमंत्रण दिया, उन्हें बुलाया। और जब वो लौटी तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा। जब वो लौट रही थी तब मेरा मन भी उनके प्रति उत्सुक हो उठा। चर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाला अस्थि पंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था। लेखक ने क्या देखा? एक बहुत दुबला पतला बच्चा, अस्थि पंजर अर्थात हड्डियों का ढांचा, और उसकी चमड़ी ऐसी लग रही थी मानो उसकी चमड़ी को सील दिया गया हो। और उसने क्या पहन रखा था? लंबे कुर्ता पहन रखा था,
वो इतना खुला था कि 2 व्यक्ति उसमें समा सकते थे। और कितनी उम्र थी उसकी? 6-7 वर्ष का होगा, जो कि लाठी को एक और से थामे था, आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। 6-7 वर्ष का बालक लाठी लेकर आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे ऊंची धोती पहने, मैली सी बनियान पहने और पतला दुबला सा व्यक्ति, और अंधा लग रहा था दूसरे छोर के। अंधा कैसे लगा उसे? क्योंकि वो टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उस आगे बच्चे का अनुसरण कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। खेत में लकड़ी पर उधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर ना जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। जिस तरह से खेत पर आपने बजूका देखा होगा, जिस तरह से बजूकी को हम क्या करते हैं, उसके सिर के ऊपर उल्टी हांडी लगा देते हैं, उसके कपड़े पहना देते हैं, वैसी ही दशा उस व्यक्ति की थी। और उसने प्रौढ़ बालक ने, क्योंकि बच्चा बचपन से ही बड़ा लग रहा था, उसने वृद्ध युवक को आगे जाकर कुछ कहा, और तो क्या किया, उस युवक ने मुख उठाकर नमस्कार किया। तब ऐसा लगा कि उसने मुझे नमस्कार ना करके किसको किया है? खजूर के पेड़ को नमस्कार किया है। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न की उपयुक्त शब्द की खोज में भटककर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। मैं अपने मन में कि मैं इसका क्या जवाब दूं, ये सोच ही रही थी, और मेरा मन उस नेत्रहीन के सामने बिल्कुल चुपचाप रह गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उस व्यक्ति के कपड़ों का या उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों, चपटे से माथे, शीतल पलकों की विरुनियां और बिखरी सी बोहें, सूखे पतले ओठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्द की एक परत इस तरह जम गई थी कि आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ लगता ही नहीं था। क्या व्यक्तित्व की व्याख्या की है लेखिका ने? उसके कपड़े कैसे थे? धूल के रंग के थे, अर्थात मैले थे, और पैर भी उसके धूल से भरे हुए थे, और उसके जो छोटे छोटे बाल थे वो बिल्कुल माथे पर चिपक रहे थे, और उसकी जो बोहें थी वो भी पतली पतली थी और बिखरी हुई थी। सूखे पतले होंठ थे और ऊपर उठी हुई उसकी ठुड्डी थी, और ठुड्डी पर ऐसा लग रहा था मानो रास्ते की मिट्टी जम गई है, और वो जैसे आधे सूखे क्ले मॉडल या जो मिट्टी के मॉडल होते हैं उसके अतिरिक्त और कुछ लग ही नहीं रहा था। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थी। क्योंकि उसकी आंखें देख नहीं सकती थी तो ऐसे लग रहा था मानो कांच की मैली गोलियां हो जिनमें कोई चमक नहीं है, जिससे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमत्ता की भराती और भी गहरी हो जाती थी। क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, एक निर्जीव थी, तो और भी आंखें उसकी गहरी सी लगने लगी थी लेखिका को। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया, लेकिन जब उसने मुझे बुलाया, आवाज दी, तो मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। वो कह रहे हैं इनका जीवन एक खुली पुस्तक के समान है, अर्थात छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु भी उस वस्तु को या उस कथा को आदि से आरंभ तक सुना देना ही सही स्थिति है, या लेखिका उसकी कथा को सुनना चाहती थी। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बगलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफेदी मिलने लगती है, लेकिन हमारा खुद का जीवन एक जटिल आवरण से घिरा रहता है।
और हमारा जीवन ऐसा लगता है मानो हमने अपने जीवन को कृत्रिम बना दिया है। और बाहर से तो हम लोगों से बहुत मधुर आवाज़ कर बात करते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर जिस तरह से मछलियाँ, सड़ी गली मछलियाँ होती है, बदबू मारने लगते हैं, वैसे ही अंदर से तो हम लोगों के प्रति दुखों की या दुष्टता की भावना रखते हैं, लेकिन बाहर से हम सभ्यता की भावना दिखाते हैं। इसी से हमारा तारतम्यहीन कथा अधिकाधिक अकथनीय बन जाती है। इसलिए हम जो भी बात कहते हैं वो कहने योग्य नहीं रहती और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम किसी से सुख दुख भी पूछते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो हम ऊपरी मन से पूछ रहे हैं। हम अपने मन में ये बात नहीं, या दूसरों की जानकारी, सुखों दुखों से हमें कोई जानकारी नहीं लेनी होती। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते। अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो जाता है, अनेक झनकारों की भांति उत्पन्न करके और अधिक उलझने लगता है। यदि हम किसी को अपनी बात बताना भी चाहते हैं तो वो बात बिल्कुल सत्य न होकर वो टुकड़ों टुकड़ों में झूठ ही उत्पन्न करती है और अधिक उलझाने लगती है।